नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स पर। और इस समय यानी कि आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में हम लोग दोस्तों शुरुआत हम लोग कर चुके हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन में। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, लगातार आप लोग देखते आ रहे होंगे, तो हम लोग इस समय एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और वो टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कि यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई, उनका आने का क्या कारण था, किस तरह से भारत में प्रवेश किया और फिर भारत में क्या क्या उनके जो है कार्य रहे, तो उन पर हम लोग दोस्तों इस समय चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल हमारी जो चर्चा हो चुकी है उस पर हम लोगों ने, यानी कि आज आपको पीछे दिख रहा होगा अंग्रेजों का आगमन, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भी मैं आप लोगों के बीच यूरोपीय कंपनी के आगमन की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम लोग यानी कि पुर्तगीज कंपनी को पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ डच कंपनी को भी पढ़ चुके हैं। इस क्रम में जो तीसरी कंपनी जो भारत में प्रवेश करने वाली है वो अंग्रेज है, और एक ऐसी कंपनी दोस्तों यानी कि जो सिर्फ भारत में प्रवेश ही नहीं करती है बल्कि भारत में सभी यूरोपीय कंपनियों को पराजित करने के पश्चात, भारतीय राजा रजवाड़ों को पराजित करने के पश्चात भारत को अपना गुलाम भी बनाती है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए यानी कि अंग्रेजों का भारत आगमन। तो इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अंग्रेजों को समझने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत की जाए यानी कि अंग्रेजी कंपनी का भारत आगमन। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है अंग्रेजों के आगमन से पूर्व हल्का समय आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि किस तरह से जो है यूरोपीय कंपनी इससे पूर्व आ चुकी हैं और किस तरह से ये लोग अपना जो है व्यापारिक कार्य भारत में कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम लोग अंग्रेजों से पूर्व की बात करें तो ये हमारा भारत है और यहां पर हमारा जो है यूरोप है, और इसी यूरोप से वो मैं सारी स्टोरी अब आपको समझाने वाला नहीं हूं कि क्यों यूरोपीय कंपनी भारत आ रही है। आपने पिछला वीडियो देखा है, आप प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं क्यों ये कंपनियां भारत आ रही है। लेकिन यहां पर समझने का जो तात्पर्य है कि अंग्रेजों से पूर्व हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले जो भारत में प्रवेश किया था पुर्तगीज कंपनी ने, वो थी पुर्तगीज कंपनी, यानी कि पुर्तगाली। ये यूरोपीय कंपनियों में आने वाली सबसे पहली कंपनी थी और 1498 में हम लोगों ने पढ़ा था वास्को डी गामा के नेतृत्व में भारत में इन्होंने प्रवेश किया था। अब आप खुद सोचिए, 1498 में पुर्तगाली भारत आ चुके थे। भारत में आने के पश्चात लगातार जो है समस्त जो है यूरोप का जो सेंटर था वो पुर्तगाल बन चुका था, यानी कि पूरे यूरोप में खबर फैल चुकी थी कि ये जो पुर्तगाली है ये लगातार मसालों का पूरे यूरोप में व्यापार कर रहा है। ऐसे में अन्य जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो जाहिर सी बात है ललायत होनी थी, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने फिर दूसरी कंपनी इन्हीं के साथ में पीछे पीछे आते हुए देखी थी, जो हमारा जो पूर्वी जगत है, यानी कि भारत के नीचे जो दक्षिण पूर्वी जो देश है, इंडोनेशिया वगैरह पूर्वी जगत, इन क्षेत्रों में जो है हमारे पास दूसरा दल भी पहुंच गया और ये था दोस्तों कौन सा, डच वाला। डच लोग यहां पर जो है 1595 और 96 में यहां पर जो है प्रवेश कर चुके हैं। 1595-96 में लगभग आप अगर देखेंगे तो पुर्तगाल 1498 में आ चुकी है। लगभग 100 वर्षों के पश्चात यहां पर डचों ने प्रवेश भी कर दिया। लेकिन डच कहां पर आए? डच भारत में नहीं पहुंचे। डच सबसे पहले हमारा जो ये नीचे दक्षिण पूर्वी देश है, इंडोनेशिया वगैरह, वहां पर पहुंचे और वहां पर अपना व्यापार करने लगे। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है कि जो यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम है वो तो ये है कि पुर्तगाली, डच है, फिर अंग्रेज है। लेकिन यहां पर हमारे देश में जो कंपनियां स्थापित होती है, सबसे फर्स्ट जो पहली कंपनी है वो पुर्तगालियों की स्थापित हुई। लेकिन 95 में ये तो नीचे है। इसके बाद जो तीसरी शक्ति भारत में प्रवेश करती है यूरोपीय वाली या तीसरी यूरोपीय कंपनी, वो है हमारे पास यानी कि अंग्रेज। आने के क्रम में तो हमारे पास जो अंग्रेज यूरोपीय कंपनी है वो तीसरे स्थान की है। लेकिन भारत में ये कब पहुंची थी? 1600 ईस्वी में। परंतु भारत में इनकी जो कंपनी है वो 1600 ईस्वी में स्थापित हो चुकी थी, इसलिए दूसरी जो भारत में कंपनी यूरोपीय स्थापित हुई वो इनकी, और फिर तीसरी हमारे पास हुई थी इन डचों की कंपनी। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि आखिर में अब थोड़ा समझना है कि अंग्रेज भारत में क्यों आए, क्या कारण अंग्रेजों का भारत में आने का था। तो पहली बात, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाला भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि भारत में जो है पुर्तगाली आ चुके हैं, भारत में डच लोग आ चुके हैं, और जब ये पुर्तगाल और डच वापस यहां पर यूरोप आते थे, यहां से व्यापार करने के बाद मसाले और सूती वस्त्रों का, तो यहां पर जो है समस्त यूरोप का जो है ये केंद्र बन चुके थे। ऐसे में जितनी भी यहां पर यूरोपीय अन्य कंपनियां थी वो ललायत हो रही थी, यानी कि इस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए। तो ऐसे में जाहिर सी बात थी कि अंग्रेजों को भी भारत में प्रवेश करना था। अब भारत में अंग्रेजों ने किस तरह से प्रवेश किया, कैसी रणनीति बनी? अंग्रेजों ने देखा कि भाई लगातार पुर्तगाल और डच जो है इतना जबरदस्त तरीके से व्यापार कर रही है, पूर्वी क्षेत्र से जो है यहाँ पर मसाले, गर्म मसाले लेकर आ रही है, साथ ही साथ सूती वस्त्र लेकर आ रही है, और पूरे यूरोप में जो है इनकी धमाकेदार जो है क्या हो रही है, व्यापार चल रहा है। ऐसे में फिर अंग्रेजों ने प्लान बनाया कि हमें भी अब जाना होगा कहां पर, यानी कि पूर्वी जगत की ओर, अर्थात भारत की ओर उन्हें भी आना होगा। तो भारत की ओर आने के लिए इन लोगों ने क्या किया? तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखनी है कि अंग्रेजों का जो भारत आगमन था, इन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले यानी कि सितंबर सन 1599 की बात है, ध्यान से सुनिएगा। सितंबर सन 1599 में जो लंदन के मेयर थे, यानी कि लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में इन लोगों ने क्या किया? जितने भी वहां के बड़े बड़े व्यापारी थे, प्रमुख व्यापारी थे, वो सारे व्यापारी क्या हुए? एकत्रित हुए।
ये मेयर और जो व्यापारी थे ये सारे लोग कहां पर एकत्रित हो गए, और एकत्रित होने के पश्चात इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग भी कैसे पूर्वी जगत के साथ व्यापार करें। उस पर इनकी चर्चा चली सितंबर 1599 में, और इन लोगों ने सितंबर 1599 में एक कंपनी भी बना दी। कंपनी बना दी, और बनाने के पश्चात अब इनको क्या करना था, जो वहां की राजा है या महारानी है इस समय, उनसे केवल इजाजत लेनी थी कि हम लोग जो है पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने जा रहे हैं। तो इन लोगों ने फिर इसके लिए क्या किया, महारानी इस समय कौन थी, यानी कि एलिजाबेथ प्रथम। तो एलिजाबेथ प्रथम से जो है इन्होंने इजाजत भी ले ली है, और इजाजत क्या ले ली है कि हम लोग जो है पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं। तो रानी जी ने क्या किया, एक घोषणा पत्र जारी किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार ये डेट आती है, यानी कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को दोस्तों जो महारानी एलिजाबेथ थी, इन्होंने जो है एक चार्टर जारी किया, यानी कि घोषणा पत्र जारी किया, ये वाला पत्र। और इस पत्र में जो है इस कंपनी के लिए रूल रेगुलेशन लिखे, और 15 वर्ष के लिए इसे पूर्वी जगत में व्यापार करने की इजाजत थी। खास बात ध्यान दीजिएगा कि इसने 15 वर्ष के लिए कहा था कि ये कंपनी, जो हमारी कंपनी जा रही है पूर्वी क्षेत्र में, आप 15 सालों तक वहां पर व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसे देखेंगे कि आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। तो इस तरह से यानी कि सितंबर 1599 को इनकी बैठक हुई लंदन में, जो प्रमुख व्यापारी थे। बैठक होने के पश्चात वहां पर इन्होंने एक कंपनी का गठन किया, और उस कंपनी को जो है महारानी एलिजाबेथ ने जो है चार्टर यानी कि घोषणा पत्र जारी किया, और 31 दिसंबर 1600 को यह घोषणा पत्र जारी हुआ, और 15 वर्ष के लिए इन्हें व्यापार करने की जो है इजाजत दी गई। और इस तरह से फिर यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भारत में प्रवेश हुई। अब बात आती है कि भारत में ये कैसे आएगी। 1600 ईस्वी में इनकी कंपनी तो बन चुकी है, लेकिन भारत में ये कैसे आते हैं, कैसे व्यापार करने के लिए इनकी जो है भारत से ये जो है इजाजत लेते हैं, उसका भी एक क्रम है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हुआ क्या कि भारत इनको आना था, इससे पहले ऑलरेडी जो है भारत में पुर्तगाली व्यापार कर रही है, डच भारत में व्यापार कर रहे हैं। पुर्तगालियों ने बड़ा जबरदस्त साम्राज्य अपना स्थापित कर रखा है, समुद्र मार्ग में भी कर रखा है, और साथ ही साथ अब धीरे धीरे भारत में भी काफी जगह पर उन्होंने अपनी मजबूती बना दी है पुर्तगालियों ने। लेकिन जब अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेजों के समय थोड़ा सा भारतीय इतिहास बदल गया है। भारतीय इतिहास कैसे बदला है, तो थोड़ा सा आपको यह समझना पड़ेगा। असल में दोस्तों इस समय यहां पर क्या हो चुका है, ये वाला भारत में जिस समय अंग्रेज प्रवेश कर रही थी, उस समय की थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा सिचुएशन बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को मालूम है कि अंग्रेजों का जो पहला अंग्रेजी व्यक्ति था जो भारत में पहुंचा था, वो आया था सन 1608 ईस्वी में। और ये कौन था 1608 में आया हुआ, ये था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस। अब देखिएगा ध्यान से, असल में दोस्तों इस समय जो ब्रिटिश, जो अंग्रेजों का इस समय वहां का राजा था, महारानी एलिजाबेथ हट चुकी है, और जेम्स प्रथम अब वहां पर राजा बन चुका है। कौन राजा बन गया है, जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम है इस समय अंग्रेजों का राजा। और इस व्यक्ति ने क्या किया, सन 1608 ईस्वी में, बड़ी इंपॉर्टेंट तिथि आपको लिखवा रहा हूं, सन 1608 और 9 में इसने क्या कर दिया, जो 15 वर्ष के लिए इनके लिए जो चार्टर दिया था व्यापार करने के लिए, उसे क्या किया था इसने, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। अनिश्चित काल के लिए, कि भाई ऐसा नहीं है जब तक कंपनी जो है व्यापार करना चाहती है कीजिए, तो इसे इसने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। और इसने देखा कि भाई हम लोगों को जब इतना लाभ पुर्तगालियों को मिल रहा है, इतना लाभ डचों को मिल रहा है, तो हम लोग भी जो है बढ़िया तरीके से व्यापार करके आएंगे भारत से। तो अब हुआ क्या, भारत में थोड़ा सिस्टम चेंज हो रखा है। सिस्टम कैसे चेंज हो रखा है, इस समय भारत में दोस्तों एक बहुत बड़ी शक्ति स्थापित हो चुकी है, और वो था मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में भी अगर मैं बात करूं इस दौरान की, यानी कि 1600 ईस्वी के आसपास की, तो 1556 से सन 1605 ईस्वी तक मुगल शासक, जो मुगल बादशाह था, वो अकबर रह चुका था। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो अकबर बादशाह है, अकबर बादशाह ने लगभग पूरे भारत को जो है एक छत्र कर दिया था। मतलब भारत के बहुत बड़े भूभाग पर मुगल सत्ता को स्थापित कर दिया था। ऐसे में अब आसान नहीं था कि जो विदेशी कंपनियां, जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही है, उनके लिए भारत में व्यापार करना भी आसान नहीं था। तो फिर यहां पर क्या हुआ कि जेम्स प्रथम जो है अपना एक ऐसा व्यक्ति यहां पर भेजना चाहता था, क्योंकि उसे समाचार मिल गए थे कि भाई अगर भारत में जाना है तो मुगलों से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, और मुगल जो बादशाह है वो बड़े खुखार प्रकार के हैं, आप लोगों को उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा, तब जाके आपको भारत में व्यापार करने की इजाजत मिल सकती है। तो फिर जेम्स प्रथम बड़ा तेज था, इसने कहा जेम्स प्रथम ने, एक ऐसे व्यक्ति को लाइए और उसे जो है तैयार कीजिए। और वो व्यक्ति किसको लाया गया, कैप्टन हॉकिंस को लाया गया। जेम्स प्रथम ने कहा कि कैप्टन हॉकिंस को तैयार कीजिए। तैयार करने का मतलब है कि क्योंकि इस समय जो है मुगल बादशाह जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं बाहर के लोगों को, तो कोशिश कीजिएगा कि वहां पर एक ऐसा व्यक्ति भेजा जाए जो मुगल बादशाह को प्रभावित करे। और प्रभावित करने के लिए चुना गया किसको दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस के पास सबसे पहले एक जहाज दे दिया गया, और ये जो जहाज इसको दिया गया, ये जहाज दिया गया, इसको कौन सा नाम का जहाज था, आपको ये भी आना चाहिए, ये वाला। इस जहाज का नाम है हेक्टर। क्वेश्चन आता है कि किस जहाज से ये भारत आया था, तो हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस सन 1608 ईस्वी में दोस्तों भारत पहुंचा था। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कैप्टन हॉकिंस था इसको भारत आना था, कैप्टन हॉकिंस को भारत प्रवेश करना था। तो कैप्टन हॉकिंस को ये देखना था कि मुझे मुगल बादशाह से मिलने जाना है, क्योंकि जो जेम्स प्रथम था, जेम्स प्रथम ने एक पत्र लिखा था मुगल बादशाह के लिए। और मुगल बादशाह इस समय कौन था अगर हम लोग देखें तो इस समय जो है लगभग अकबर था। तो अकबर के समय इसने क्या किया था, अकबर के नाम का एक पत्र लिखा था। ये खास बात याद रखना, ये जो पत्र लिखा गया है ये किसके नाम के लिए लिखा गया है, यानी अकबर के लिए लिखा है, जेम्स प्रथम ने। और इस पत्र को लेने के लिए कौन लेकर आ रहा है, कैप्टन हॉकिंस ला रहा है। किस जहाज से ला रहा है, तो हेक्टर नामक जहाज से ला रहा है। अब जब ये भारत इसे पहुंचना था तो कैप्टन हॉकिंस ने एक काम किया, इसने देखा कि जो मुगल बादशाह है वो किस भाषा में बात करता है, क्या करता है, कैसा। तो इसने सबसे पहले एक भाषा सीख ली, कौन सी, यानी कि फारसी भाषा। फारसी भाषा का जबरदस्त ज्ञाता था। और दूसरी भाषा कौन सी सीख ली, तुर्की। अब सोचिए दोस्तों, फारसी और तुर्की दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था कैप्टन हॉकिंस। सीधा पहुंच गया कहां पर, यहां पर। लेकिन जब तक ये यहां पर पहुंचा, ये पहुंचा 1608 में, और यहां पर इसने पाया कि 1608 में क्या सिचुएशन हो चुकी है, 1608 में जो अकबर है, अकबर की तो मृत्यु हो चुकी है और अकबर का उत्तराधिकारी आगे कौन बैठ चुका है, जहांगीर गद्दी पर बैठा हुआ है, अर्थात जहांगीर के दरबार में ये लाएगा। क्वेश्चन क्या बनता है, जहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्वेश्चन बनता है कि जो कैप्टन हॉकिंस ने पत्र लाया था वो किसके मुगल बादशाह के नाम से लाया था, वो लाया था अकबर के नाम से, क्योंकि तब अकबर की बात होती थी। लेकिन जब यहां पर पहुंचा, किसको पत्र दिया, तब यहां पर जहांगीर गद्दी पर बैठा था तो जहांगीर के सामने पत्र दिया। अब कैप्टन हॉकिंस यहां पर पहुंचा, जहांगीर के दरबार में पहुंचने के पश्चात ये जो हमारा कैप्टन हॉकिंस है, कैप्टन हॉकिंस ने इससे किस में बात की, फारसी में बात की। जब फारसी में जहांगीर से बात की तो जहांगीर बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। उसने देखा कि देखो क्या बढ़िया, बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति जो है फारसी में बात कर रहा है और हम लोग जो है यहाँ पे फारसी भी नहीं सीख पा रहे। जहांगीर बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। प्रभावित होने के बाद जहांगीर ने कहा कि एक काम करो, तुरंत इस कैप्टन हॉकिंस को क्या करो, 400 का मनसब प्रदान कर दो। तो इसे 400 का मनसब दिया गया था। अब बात आती है मनसब शब्द पर। मनसब क्या है, तो मनसब दोस्तों एक प्रकार का अकबर के द्वारा चलाया गया एक पद था। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं कि आज हमारे पद बने हुए, जैसे डीएम है, एसडीएम है, सब पद है और इन सब के ग्रेड पे बने हुए कि डीएम का ग्रेड पे ये होगा, एसडीएम का इतना होगा, इसकी सैलरी इतनी होगी, मतलब उसके पद के ओहदे के अनुसार